नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ममता हिंदी कहानियां में। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प और प्रेरणादायक हिंदी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। बहुत समय पहले रूस में एक दंपत्ति निवास करते थे। उनके 3 बेटे थे जो धीरे धीरे युवा हो रहे थे। एक दिन उन दोनों ने सोचा कि अब घर में कुछ पोते पोतियां खेलते हुए दिखने चाहिए। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे ग्रिगोरी को बुलाया और उससे कहा कि वह बाहर जाए और अपने लिए एक जीवन संगिनी तलाशे। ग्रिगोरी को घर पर ही संतोष था और विवाह में उसकी कोई रुचि नहीं थी, परंतु उन दिनों बच्चे वही करते थे जो उनसे कहा जाता था। इसलिए ग्रिगोरी अपनी पत्नी ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह अत्यंत संकोची स्वभाव का था, सो पूरे शहर में चुपचाप एक तरफ से दूसरी तरफ हो आया और यह मान लिया कि किसी ने उसे देखा नहीं। पुराने शहर के द्वार से निकलते समय कुछ हंसती खिलखिलाती लड़कियां उसके पास से गुजरी। ग्रिगोरी ने पूरी कोशिश की कि उन्हें दिखाए कि उसका उनसे कोई वास्ता नहीं। उनके चले जाने पर वह तेजी से वहां से खिसक गया। शहर के बाहर पहुंचकर वह एक सुनसान रास्ते पर आ गया जहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक भयावह ड्रैगन उसके सामने आ गया। भय के मारे वह दूसरी ओर भागने लगा, पर ड्रैगन भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अत्यंत विनम्र आवाज में बोला, मुझसे भयभीत मत हो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कहां जा रहे हो? कुछ क्षणों तक ग्रिगोरी कुछ कह नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद हकलाते हुए बोला, ओह नहीं नहीं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं, पर मुझे कोई उपयुक्त कन्या नहीं मिल रही है। ड्रैगन ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा एक परीक्षण लूंगा। यदि तुम उस परीक्षण में सफल हुए तो तुम्हें जीवन संगिनी प्राप्त हो जाएगी। ड्रैगन का विनम्र स्वभाव देखकर ग्रिगोरी को लगा कि यह विचार बुरा नहीं है, इसलिए वह परीक्षण देने के लिए उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते दोनों एक विशाल काले संगमरमर की चट्टान के पास पहुंचे। ड्रैगन ने कहा, यदि तुम इस चट्टान को हटा सकोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम तलाश रहे हो। ग्रिगोरी को वह पत्थर बहुत भारी नहीं लगा, बल्कि उसे देखकर वह खुद को अत्यंत ताकतवर महसूस करने लगा। उसने गर्व से कहा, ओह, इस पत्थर को तो मैं चुटकियों में हटा दूंगा। और उसने पत्थर हटाना शुरू कर दिया। कहकर उसने पत्थर को पहले खींचा, फिर उसको धक्का दिया, पर वह पत्थर तो हिलकर ही न दे। यह देखकर वह ड्रैगन से बोला, चिंता न करो, मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको गलत तरीके से हटाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद इसको एक तरफ को धक्का देना पड़ेगा। उसने फिर ऐसा ही किया। पत्थर को धक्का लगाते लगाते वह हांफने लगा। उसकी सांस तेज हो गई, उसके सिर में हथौड़े बजने लगे, उसका पसीना छूट गया और वह तो बस बिल्कुल बेहोश होने वाला ही हो गया। ये देखकर ड्रैगन बोला, अफसोस, तुम तो इस इम्तिहान में ही फेल हो गए। तुमको अब पत्नी नहीं मिलने वाली। ग्रिगोरी को यह देखकर थोड़ा बुरा लगा कि वह इम्तिहान में फेल हो गया, पर दूसरी तरफ यह सोचकर वह खुश भी हुआ कि अब उसको शादी नहीं करने पड़ेगी। यही सब सोचता हुआ वह अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने माता पिता को बताया कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। उसके माता पिता बहुत ही दुखी हुए, पर उन्होंने यह ग्रिगोरी से कहा नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे मीशा को बाहर भेजने का इरादा किया कि वह भी बाहर जाए और अपने लिए एक पत्नी ढूंढ कर लाए। मीशा भी वैसा ही महसूस करता था जैसा ग्रिगोरी महसूस करता था। उसको भी घर में बैठे रहना बहुत अच्छा लगता था और जिंदगी को आसान तरीके से जीना अच्छा लगता था, पर उसको भी मालूम था कि उसको भी जाना पड़ेगा। उसके साथ भी वही हुआ जो ग्रिगोरी के साथ हुआ था। उसको भी सड़क पर वही ड्रैगन मिला जो ग्रिगोरी को मिला था, या फिर शायद दूसरा भी हो सकता था। पर कुछ भी हो, उसने भी मीशा से यही कहा कि वह उसका एक इम्तिहान लेगा और अगर वह उसमें पास हो गया तो समझो कि उसको उसकी पत्नी मिल गई। पर वह भी रोता हुआ घर वापस आया और रोते हुए अपने माता पिता को बताया कि वह पत्थर नहीं हटा सका। माता पिता के मुंह से निकला, ओह बेचारा मीशा,
हम जानते हैं कि तुमने उस पत्थर को हटाने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी होगी, पर खैर अब क्या हो सकता है। हालांकि वे इस बात से पहले की तरह फिर से बहुत ही दुखी हुए, फिर भी उन्होंने अपने इस दुख को छिपा कर ही रखा। पर रात को जब उनके बच्चे सो गए तो दोनों इस बारे में बात करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। पिता बोला, यह सब देखकर अब हम इवान को तो उसकी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि वह तो कोई काम ठीक से करता ही नहीं है। वह तो सारा दिन बस अंगीठी के पास बैठा बैठा सूरजमुखी के फूल के बीज खाता रहता है। इसके अलावा उसको बाहर भेजना खतरे वाला काम भी तो हो सकता है। क्या पता वह ड्रैगन उससे गुस्सा हो जाए और वह उसको मार दे। इसलिए इवान को बाहर नहीं भेजा गया, जो इवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने माता पिता की बहुत मिन्नतें की और उनको बाहर जाने के लिए मना ही लिया, सो उनको उसको भी अपनी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर भेजना ही पड़ा। पर अगली सुबह उन्होंने फिर अपना विचार बदल दिया, पर इस बात के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। इवान तो सुबह ही घर छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल गया था। उसको भी सड़क पर ड्रैगन मिला। उसने उससे भी पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इवान बोला, मेरे भाई शादी करना चाहते थे, पर उनको तो पत्नी मिली नहीं, अब मेरी बारी है। उस ड्रैगन ने अपनी भौहें उठाकर उससे पूछा, क्या तुम सचमुच में शादी करना चाहते हो? इवान बोला, क्यों नहीं, तो तुम्हें एक इम्तिहान पास करना पड़ेगा। ठीक है, पर क्या तुम सचमुच में इम्तिहान पास करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई तो उस इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, पर मैं उस इम्तिहान को पास करना चाहता हूँ, तो फिर आओ मेरे साथ। दोनों उसी काले संगमरमर की चट्टान के पास आ पहुंचे, जहां वह ड्रैगन पहले उसके दोनों भाइयों को लेकर आया था। ड्रैगन ने उससे भी उस चट्टान को वहां से हटाने के लिए कहा। इवान ने उस चट्टान में एक जोर की ठोकर मारते हुए कहा, तुम्हारा मतलब इस चट्टान से है? हाँ, तुमने ठीक समझा, मेरा मतलब इसी चट्टान से था। इवान चट्टान हटाते हुए बोला, पर मेरे भाई लोग इसको क्यों नहीं हटा सके? इवान ने देखा कि उस चट्टान के नीचे तो एक गहरी झिली खुली हुई थी। ड्रैगन बोला, शायद वे इसको हटाने के लिए काफी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। देखता हूं ये कितनी गहरी होगी, कहकर इवान नीचे जमीन पर झुककर उसके अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि उसमें तो बहुत अंधेरा है और वह तो काफी गहरी चली गई है, क्योंकि उसके अंदर तो एक खोखली नली चली गई थी और नीचे जाकर तो वह दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये देखकर इवान कांप गया और एकदम से पीछे हट गया। उसने ड्रैगन से पूछा, इसमें अंदर क्या है? क्या? इसके नीचे? इसके नीचे तो पाताल है, और क्या है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, क्या है यह? अरे तुमको नहीं पता, दूसरे राज्यों की तरह से वहां भी राज्य है, जैसे तांबे का राज्य, चांदी का राज्य और सोने का राज्य, और हर राज्य में एक एक जारेवना है। इवान बोला, अरे यह तो बहुत अच्छा है। सो जब मैं यह इम्तिहान पास कर लूंगा तो वह लड़की मुझे कहाँ मिलेगी जिससे मुझे शादी करनी है? वह लड़की तुम्हें नीचे मिलेगी। तुम कम से कम एक जारेवना से शादी कर लो। क्या उनमें से एक से शादी? नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पाताल के राज्यों में नहीं जा रहा, मुझे तो वहां लोग मार देंगे। अचानक ड्रैगन जोर से चिल्लाया, पर इवान, तुम इसीलिए तो यहाँ हो कि तुमको उन्हें आजाद कराना है। ड्रैगन की भयानकता को देखकर तो इवान इतना घबरा गया कि वह तो बस यही सोचता रह गया कि किसी तरह से वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। वह बुड़बुड़ाया, पहले मैं इसके बारे में सोच लूं। ये सोचते हुए कि थोड़ी देर में ही ड्रैगन थक जाएगा और वहां से चला जाएगा, वह वहीं खड़ा खड़ा उस झिरी में से उस खोखली नली को देखता रहा। उसने देखा कि उस झिरी में, उस खोखली नली में होकर चमड़े की एक कुर्सी 2 रस्सियों के सहारे नीचे की तरफ लटक रही थी। उसके मुंह से निकला, यह क्या है? ड्रैगन बोला, तुम इस चमड़े की कुर्सी में बैठ जाओ और मैं तुमको नीचे उतार दूंगा। अगर तुमको वहां देखने में अच्छा न लगे तो तुम अपनी रस्सी 2 बार खींच देना, मैं तुमको वापस ऊपर खींच लूंगा। अब तक इस पाताल के बारे में इवान की उत्सुकता काफी जाग चुकी थी, सो उसने सोचा कि क्यों न एक बार वहां जाकर देखा जाए। सो वह ड्रैगन से बोला, पर अगर मैं ये रस्सी 2 बार खींचूं तो तुम मुझको तुरंत ही ऊपर खींच लेना, ठीक है? ड्रैगन ने इवान से वायदा किया कि जैसे ही वह रस्सी 2 बार खींचेगा तो वह उसको ऊपर खींच लेगा। इवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठ गया
और ड्रैगन ने वह कुर्सी नीचे उतार दी। इवान उस कुर्सी में बैठा झूलता हुआ उस खोखली नली के सहारे अंधेरे में नीचे चला जा रहा था। वह सोच रहा था कि वह अंधेरा कभी खत्म होने पर भी आएगा या नहीं। नीचे जाते जाते इवान ने आखिरी बार रोशनी के लिए ऊपर देखा, यानी रूस का आसमान देखा, और फिर सोचा कि पता नहीं अब वह आसमान फिर कभी देखेगा या नहीं। उस खोखली नली में अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी दीवारों में लगे क्रिस्टल चमक रहे थे, पर उनसे वहां कोई रोशनी नहीं हो रही थी। उसने चिल्लाकर ड्रैगन से अपने आप को वापस खींच लेने के लिए आवाज लगाई, पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वह तो यह बिल्कुल ही भूल गया था कि अपने आप को ऊपर खींचने के लिए उसको चिल्लाना नहीं था, बल्कि रस्सी को 2 बार खींचना था। उसकी अपनी ही आवाज की गूंज उसको सुनाई दी तो वह और डर गया। उसकी कुर्सी भी बहुत जोर जोर से हिलने लगी। वह अगर उस कुर्सी में जरा सा भी हिलता तो उस खोखली नली की दीवार से टकरा जाता। मिट्टी के ढेले और पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगते। उसने उनके नीचे गिरने की आवाज सुननी चाहिए भी, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सो जब उसकी कुर्सी झूलती हुई उस खोखले डंडे से होकर नीचे जा रही थी, उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, यह तो एक जाल भी हो सकता है और वह ड्रैगन तो मुझे कभी भी नीचे गिरा सकता है। और यह विचार आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना चेहरा अपनी बाहों से ढक लिया और यह सोचना शुरू कर दिया जैसे कि वह अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। हालांकि इससे उसका कुछ खास काम नहीं बना, पर फिर भी वह कुछ शांति महसूस करने लगा। वह सोच रहा था कि पता नहीं ड्रैगन अभी भी उसकी कुर्सी की रस्सी पकड़े वहां खड़ा होगा या नहीं। फिर उसने सोचा जरूर खड़ा होगा, क्योंकि नहीं तो वह तो इससे भी कहीं और ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा होता। जल्दी ही अब उसको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। उसकी पलकें भारी होने लगी थी। मुझे जागते रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि इस गड्ढे का कहीं कोई अंत ही न हो। धीरे धीरे वह बेहोश सा होने लगा। जब उसे कुछ होश में आया तो उसने धुंधलके में देखा कि वह ठंडे पत्थरों के ऊपर लेटा हुआ है। उस खोखली नली से हरे रंग की रोशनी निकल रही है। उसने देखा कि वह अभी भी उसी चमड़े की कुर्सी में बैठा हुआ है। उसने उस कुर्सी की चमड़े की पट्टियां खोल दी। अब वह थोड़ा आराम से सांस ले पा रहा था। यह हो सकता है कि ऐसा उसको इसलिए महसूस हो रहा हो कि वह अब इस माहौल का आदी हो चुका था। इवान तांबे के राज्य में इवान ने अपना चारों तरफ देखा कि वह रास्ता ढूंढ सके जहां से वह पाताल में पहुंच पाएगा। जब उसकी आंखें धुंधलके में देखने की आदी हो गई तो उसको उस खोखली नली से निकलते हुए कई रास्ते दिखाई दिए। उनमें से एक रास्ते के आखिर पर उसको लाल से रंग की रोशनी चमकती दिखाई दी। वह उसी चमकती हुई रोशनी की तरफ चल दिया। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह रोशनी तो तांबे के रंग की थी। कुछ ही देर में वह रास्ता बंद हो गया और वह बाहर खड़ा नजर आया। बाहर निकलकर उसने देखा कि वह तो समुद्र के किनारे एक तांबे के जंगल में चल रहा था। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, पर उसको सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। केवल भारी भारी बादल ही हल्की हवा में लटके हुए थे और पेड़ों के ऊपर कोहरा छाया हुआ था। जब वह उस तांबे के जंगल से बाहर निकला तो उसके सामने तांबे का बना एक महल खड़ा था। महल का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत ही सुंदर जारेवना सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आई। ऐसा लगता था जैसे कि उस राज्य में हर चीज तांबे की बनी हुई थी। यहाँ तक कि जारेवना जो कपड़े पहने हुई थी, वे कपड़े भी बहुत ही पतले तांबे के बने हुए थे। और जब वह उसके पास आ रही थी तो बड़ी अजीब सी आवाज कर रहे थे। उसके लंबे लंबे बाल भी तांबे के रंग के थे। उसने इवान का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ, इस तांबे के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। आओ, महल में आओ और मुझे बताओ कि तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। इवान के कपड़े और उसके शरीर की खाल भी उसके तांबे की रोशनी से तांबे के रंग की हुई जा रही थी। वह उसकी चकाचौंध से कुछ बेहोश सा होता हुआ उसके सामने काफी नीचे तक झुककर बोला, प्रिय राजकुमारी जी, आप मुझसे कई सवाल पूछ रही हैं और आपने मुझे अभी तक कुछ खाने पीने के लिए दिया नहीं है। यह सुनकर वह तुरंत ही अंदर गई और इवान के लिए कुछ खाने और कुछ पीने के लिए ले आई। हालांकि वहां का वह तांबे के रंग का खाना देखने में बड़ा अजीब सा था, पर उसने जितने खाने अब तक खाए थे उन सब में वह सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। उसने सोचा शायद उसके ऊपर जो तांबे के रंग की रोशनी पड़ रही थी
इसीलिए वह उसको ऐसा लग रहा होगा। लगता है जैसे कि उस जारेवना ने इवान के मन की बात पढ़ ली हो। सो वह मुस्कुराकर बोली, ऐसा मत सोचना कि यह सब तांबे के रंग की रोशनी की करामात है। बहुत सारे लोगों ने यह गलती की है और हमारे पानी में तैरने की भी गलती की है। यह विचार ठीक नहीं है। इस राज्य में हर चीज तांबे की बनी हुई है, यहाँ तक कि अब तो तुम भी तांबे के बने हुए हो गए हैं। यह सुनकर इवान ने अपना चेहरा छू कर देखा तो कांप गया। वह ठीक कह रही थी, उसकी खाल सख्त और ठंडी हो गई थी। पर मैं धातु का आदमी नहीं बनना चाहता। जैसे ही वह यह बोला, उसको लगा कि उसकी आवाज भी धातु की आवाज जैसी हो गई है। वह हंसकर बोली, पर अब तो तुम वैसे ही बन गए हो। अचानक जारेवना को लगा कि इवान को धातु का बनने में अच्छा नहीं लग रहा है। सो वह फिर बोली, तुम चिंता मत करो इवान, ये बदलाव तो केवल उसी समय के लिए है। जब तक तुम यहाँ हो, बाद में यह सब खत्म हो जाएगा। ये सब तो जादू का कमाल है। जब हम लोग ऊपर की दुनिया में चले जाते हैं तो हम लोग भी सामान्य लोगों की तरह ही हो जाते हैं। इसलिए अब तुम यहाँ आराम से बैठो और मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कराने आए हो तो मेरा यह जानना बहुत जरूरी है। इवान ने पूछा, आप यहाँ कब से रहती है? राजकुमारी ने कुछ दुखी होते हुए कहा, मुझे किसी और जगह की याद ही नहीं है। मुझे केवल सूरज और चांद नाम की चीजों की भी बहुत धुंधली सी याद है, पर यह भी अब बहुत पुरानी बात हो गई। तब इवान ने जारेवना को अपने बारे में और ड्रैगन के मिलने के बारे में सब कुछ बताया। उसने उसको यह भी बताया कि वह अपने लिए एक पत्नी ढूंढने निकला था। उसको बहुत खुशी होगी अगर वह उससे शादी कर लेगी। राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, यह नहीं हो सकता इवान, क्योंकि मैं यह जगह तभी छोड़ सकती हूँ जबकि पहले सुनहरी जारेवना यहाँ से आजाद हो जाए। उसके लिए तुम पहले समुद्र के किनारे वाले जंगल में से जाओ और फिर अंधेरी सुरंग में से होकर जाओ तो तुम चांदी के राज्य में पहुंच जाओगे। वहां तुमको एक और जारेवना मिलेगी जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगी। सो इवान उसे वहीं छोड़कर चांदी के राज्य में जाने के लिए तैयार हुआ। उसके जाने से पहले इस तांबे के राज्य वाली जारेवना ने उसको उसकी रक्षा के लिए एक तांबे की अंगूठी दी। इवान ने उसको इसके लिए धन्यवाद दिया और वहां से चल दिया। इवान चांदी के राज्य में इवान सुरंग में चलता रहा तो उसको उस सुरंग के आखिर में एक सफेद रोशनी चमकती दिखाई दी। जैसे जैसे वह उस रोशनी के पास आता गया तो उस रोशनी की चमक तेज और तेज होती गई। जल्दी ही वह एक बड़ी सी गुफा में खड़ा हुआ था। उसकी तो छत ही बहुत ऊंची दिखाई देती थी, जैसे वह मीलों ऊपर तक हो। उस गुफा की छत से चांदनी की एक चमकीली किरण सफेद बिछ के जंगल के ऊपर पड़ रही थी। चांदी जैसे सफेद समुद्र के किनारे पर एक महल खड़ा था। गुफा के फर्श पर चांदी का मुलायम रेत बिखरा पड़ा था। उसकी छत से चमकते हुए पत्थर लटके थे जिनसे रोशनी हो रही थी। आवाजों में वहां केवल हवा की और समुद्र के किनारे पर उसकी लहरों के टकराने की ही आवाज हो रही थी। समुद्र के किनारे एक जारेवना अपनी घोड़ी पर सवार हुई घूम रही थी। इवान को देखकर वह उसकी तरफ घूमी तो घोड़े की कुदान से समुद्र का ठंडा पानी जो इधर उधर बिखरा तो इवान कांप गया। वह अपने घोड़े की रास पकड़कर घोड़े को सीधे उसके सामने ले आई। अपने चेहरे से अपने चांदी के बाल हटाते हुए वह बोली, इस चांदी के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। इवान ने सोचा कि जैसे पहले वाली जारेवना तांबे की बनी थी, शायद यह जारेवना चांदी की बनी हुई होगी। उसने उसको बहुत नीचे तक झुककर नमस्ते की। उसने भी इवान से पूछा कि वह कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। थोड़ा रुककर वह बोला, प्रिय राजकुमारी, तुम्हारे सवालों के जवाब देने से पहले मुझे कुछ खाना और पीना चाहिए। वह उसको महल के अंदर ले गई और उसको कुछ खाने के लिए और शराब पीने के लिए दी। वह खाना चांदी की तरह सफेद था और शराब भी बिल्कुल चमकती हुई सफेद थी। जब वह खा रहा था तो उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसने देखा कि उसका तांबे जैसा रंग तो बिल्कुल ही चला गया था और अब उस रंग की जगह चांदी का रंग लेने लगा था। उसने अपने बालों में अपनी उंगलियां फिराई तो उनमें भी उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, उम्मीद है कि यह सब भी बहुत देर तक नहीं रहेगा। जब वह खा चुका तो जारेवना से बोला कि वह एक पत्नी की तलाश में था। क्या वह उससे शादी करना पसंद करेगी? वह बोली, अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। तुमको इस अंधेरी सुरंग से जाना पड़ेगा
जब तक कि तुम सोने के राज्य में न पहुंच जाओ। वहां एक और जारेवना तुम्हारा इंतजार कर रही है, पहले तुम्हें उसे आजाद कराना पड़ेगा। उसने भी उसको एक चांदी की अंगूठी दी और कहा, लो, यह चांदी की अंगूठी लो और देखो, इसे हमेशा पहने रहना, ये तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी रक्षा करेगी। इवान ने उससे वह चांदी की अंगूठी ली, उसको धन्यवाद दिया और अपनी आगे की यात्रा पर आगे बढ़ गया। इवान सोने के राज्य में उस अंधेरी सुरंग में कुछ दूर चलने के बाद इवान को उसके आखिरी हिस्से पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। पहले की तरह से जब वह उस सुरंग के आखिर में पहुंचा तो यह गुफा तो पहली 2 गुफाओं से भी बहुत बड़ी थी। जार के इस राज्य में तो हर चीज सोने में नहाई जैसी लग रही थी। एक पल को तो उसको लगा कि वह सूरज देख रहा है, पर जब उसने ऊपर देखा तो उसको इस रोशनी में थोड़ी गर्मी तो लगी, पर बाहर की दुनिया में उसे सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। पर जब उसने बाद में उसके बारे में सोचा तो उसने देखा कि वह तो पानी के ऊपर धूप की चमक पड़ रही थी। उस रोशनी में तो उसकी अपनी खाल और कपड़े भी सुनहरे लग रहे थे। उस सोने के राज्य में सारी चीजें असली सोने की थी। जारेवना भी अपने महल के सामने सुनहरी रेत पर खड़ी हुई थी। वह इवान को देखकर बहुत खुश हुई और उसने इवान के सामने सुनहरी खाना और सुनहरे रंग की चमकती शराब रखी। इवान ने उसको बताया कि वह अपने घर से अपनी पत्नी ढूंढने निकला था। फिर उसने उससे कहा, अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो अब भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब राजकुमारी ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर पहले तुम यह सोने की अंगूठी लो और देखो, तुम इसको तांबे की और चांदी की अंगूठियों के साथ साथ हमेशा पहने रहना, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। अब हम चलते हैं और अपनी बहनों को आजाद कराते हैं। कहकर वे उसी अंधेरी सुरंग से वापस चल दिए। वे चांदी के राज्य से गुजरे। वहां चांदी के राज्य वाली जारेवना ने उनका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और वह भी उनके साथ चल दी। फिर वे तांबे के राज्य में आए, जहां से पहली जारेवना भी उनके साथ हो ली। उसके बाद वे उस जगह आए जहां इवान ऊपर से उस खोखली नली से नीचे उतरा था। उसमें चमड़े की कुर्सी अभी भी लटकी हुई थी, पर उस खोखली नली का अंत उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसके दोनों भाई वहां खड़े हुए थे। असल में जब इवान कई दिनों तक नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने उनको इवान को ढूंढ लाने के लिए भेजा था। उन्होंने अंदाज लगाया कि वह शायद यहीं नीचे होगा, सो वे वहां घंटों खड़े खड़े इस बात की हिम्मत बटोर रहे थे कि वे वहां नीचे कैसे उतरे। बाद में जब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे को यह कहकर बहला लिया कि शायद इवान मर गया। वे लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तांबे के राज्य वाली जारेवना उस चमड़े की कुर्सी में चढ़ गई और उसकी रस्सी को एक हल्का सा झटका दिया। इवान के भाइयों ने रस्सी हिलती देखी तो उनको लगा कि कोई उनसे नीचे से कुछ कहना चाहता है, सो उन्होंने वह रस्सी खींचनी शुरू कर दी। जब वह चमड़े की कुर्सी ऊपर आई तो उसमें तो तांबे के राज्य की जारेवना बैठी हुई थी। ऊपर आकर उसने वह कुर्सी फिर से नीचे भेज दी। इस बार चांदी के राज्य की जारेवना ऊपर आई और फिर सोने के राज्य की जारेवना ऊपर आई। आखिर में इवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठा। उसके भाइयों ने उसे खींचा, पर अब तक वे उस रस्सी को खींचते खींचते थक चुके थे, सो वे बहुत धीरे धीरे रस्सी खींच रहे थे। पर जब उनको यह पता चला कि उस कुर्सी में इवान था तो उनको उससे जलन होने लगी कि इवान वहां सफल हो गया था जहां वे बुरी तरह फेल हो गए थे। ग्रेगरी बोला कि हम उसकी सहायता क्यों करें। मीशा भी बोला, इस तरह से तो सारे गांव में लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और हम बदनाम हो जाएंगे। सो जब तक इवान आधे रास्ते तक भी नहीं आया था कि उसके आने से पहले ही ग्रिगोरी नीचे झुका और इससे पहले कि जारेवनाएं उसे रोक सकती, उसने उस चमड़े की कुर्सी की रस्सी काट दी। तीनों जारेवनाएं इवान के लिए बहुत जोर जोर से रो पड़ी। उन्होंने इवान के भाइयों से बहुत प्रार्थना की कि वे उसको बचा ले, पर वे तो उसकी सुनने वाले थे नहीं। जारेवनाएं तो बस अब इसी से संतुष्ट थी कि इवान उनकी दी हुई अंगूठियां अभी तक पहने था। इवान का पाताल से बाहर निकलना, उधर रस्सी के कटते ही इवान उस अंधेरे खोखली नली में नीचे गिर पड़ा। वह 2 दिन तक तो वहां से हिल भी नहीं सका। जब वह हिलने डुलने लायक हो गया तो वह बहुत ही नाउम्मीद सा बैठ गया कि अब वह बाहर जाने का रास्ता कैसे पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह यही समझ नहीं पा रहा था
कि वह वहां से बाहर जाने के लिए किससे पूछे और अब कौन सी सुरंग ले। फिर यह सोचकर उसने एक दूसरी ही सुरंग ली कि शायद यही सुरंग उसको वहां से बाहर ले जाएगी। वह सुरंग धीरे धीरे नीची होती जा रही थी। कहीं कहीं तो उस सुरंग की छत इतनी नीची थी कि उसको बहुत झुक कर चलना पड़ रहा था और कभी कभी तो उसको पत्थरों पर घुटनों के बल भी चलना पड़ रहा था। कुछ देर इस तरह चलने के बाद इवान को लगा कि वह सुरंग कुछ चौड़ी और ऊंची हो गई है। जल्दी ही वह एक बहुत ही बड़ी गुफा में खड़ा था। ये गुफा तो उसको किसी दूसरी दुनिया का ही हिस्सा लग रही थी। हालांकि वह काफी अंधेरा था, पर फिर भी वह वहां ठीक से देख पा रहा था। वहां आसमान में बादल बहुत नीचे थे, सो वह यह नहीं जान सका कि उस राज्य के आसमान में चांद या तारे थे या नहीं। वह वहां एक जंगल में दलदल के किनारे खड़ा था। सीलन की गंध चारों तरफ उड़ रही थी। हवा ठंडी थी, सो वह इधर उधर किसी ऐसी गर्म जगह की तलाश में था जहां वह उस ठंड से बच सके। सारे में वहां कई रंगों के और कई शक्लों के मशरूम उगे हुए थे। सुबह होने के कुछ देर बाद ही इवान को एक बहुत ही छोटा सा बूढ़ा मिला। उसकी बहुत लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक पेड़ की अजीब सी शक्ल की जड़ पर बैठा हुआ था। उसने उस बूढ़े को अपनी सारी कहानी बताई और पूछा कि वह कैसे माँ रूस की नम जमीन पर वापस जा सकता है। उस बूढ़े ने अपनी एक उंगली से पास में लगे ओक के पेड़ों के एक झुंड की तरफ इशारा किया और बोला, क्या तुम उन ओक के पेड़ों के पीछे खड़ी गोल मीनार देख रहे हो? इवान ने उधर देखा जिधर वह बूढ़ा इशारा कर रहा था, तो पेड़ों के पीछे उसको एक पतली सी मीनार का ऊपर का हिस्सा वहां से झांकता हुआ दिखाई दे गया। वह बोला, हाँ, मुझे वह मीनार दिखाई दे रही है। बूढ़ा आगे बोला, उस मीनार में एक बहुत ही लंबा जादूगर रहता है। वह इतना लंबा है कि उसका सिर तो छत को छूता है। तुम वहां चले जाओ, वह तुमको बताएगा कि तुम वापस रूस कैसे पहुंच सकते हो। इवान ने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया और उस लंबी मीनार की तरफ चल दिया जिसमें वह लंबा जादूगर रहता था। जब वह उस मीनार के पास पहुंचा तो उसको लगा कि जो कुछ वह सोच रहा था वह नहीं था, बल्कि वहां तो एक मुलायम सा धुआं था जो उस मीनार की एक बहुत ही छोटी सी खिड़की से बाहर निकल रहा था। वह मीनार के और पास गया और वहां जाकर उसका दरवाजा खोला तो चांदी के जाले के कुछ टुकड़े उसके चेहरे पर आकर पड़े। इससे उसको लगा कि जैसे वह मकड़ियों के हजारों जालों के बीच चलकर आ रहा हो। उसने अपने चेहरे से जितने अच्छी तरह से वह साफ कर सकता था वे छोटे छोटे रेशमी जाले के टुकड़े साफ किए और अंदर जाने से पहले उसने अपनी बहुत जोर से आती हुई छींक को भी रोका जो उन जालों की वजह से उसको आने वाली थी। खुशकिस्मती से दरवाजा बाहर की तरफ खुला, वरना उसको उस मीनार में घुसने में भी बहुत मुश्किल होती, क्योंकि हालांकि वह मीनार बहुत ऊंची थी पर साथ में वह तंग भी बहुत थी। उसमें घुसने के लिए भी इवान को अपने आप को उसकी दीवार से सटकर ही उसके अंदर घुसना पड़ा। जैसे ही वह उस मीनार के अंदर घुसा तो उसको वहां वह जादूगर खड़ा दिखाई दे गया। उसके अंदर वह लंबा जादूगर खड़ा खड़ा अपनी चांदी जैसी दाढ़ी के बालों को हाथी दांत की कंघी से कंघी कर रहा था। उसके सिर के बाल उसकी दाढ़ी जितने ही लंबे थे, पर उसकी खोपड़ी पर गंजेपन का एक चमकदार चकत्ता था। शायद यह चकत्ता वहां इसलिए था कि उस जगह वह उस मीनार की छत से छूता था। उसने कत्थई रंग की एक थैले जैसी पोशाक पहन रखी थी जिस पर सारे में चांदी के बाल लगे हुए थे। जब उसने इवान को देखा तो उसने अपनी दाढ़ी के बालों में कंघी करना रोक दिया और कंघी को साफ करना शुरू कर दिया। इससे उसके बालों के कई सारे छोटे छोटे बादल खिड़की के बाहर उड़ गए और बहुत सारे बाल उसके कमरे में भी इधर उधर उड़ने लगे। कुछ बाल उसके चेहरे के चारों तरफ भी उड़ने लगे, जिससे उसके चेहरे का काफी हिस्सा ढक गया। इससे इवान उसका पूरा चेहरा भी एक बार में नहीं देख सका। इवान से बात करने से पहले जादूगर को अपना गला साफ करने में कई मिनट लग गए। तब तहीं जाकर वह इवान से बड़ी ऊंची आवाज में बोला, किसी ने रूसी हड्डियों को यहाँ आने के लिए नहीं कहा, वे तो यहाँ अपने आप ही आई हैं। यह सुनकर इवान ने थोड़ा इंतजार किया कि शायद वह जादूगर कुछ और बोले, पर वह और कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि बदकिस्मती से उसके सिर के सामने जादूगर के बालों का एक बहुत बड़ा बादल आ गया था। सुना तो वह कुछ देख ही सका और न ही कुछ बता सका कि वह जादूगर क्या सोच रहा था। इवान ने उस जादूगर को हंसाने की बहुत कोशिश की, जैसे अपनी गर्दन टेढ़ी करके, और उसके चेहरे की तरफ देखकर वह बोला,
हाँ, वे अपने आप ही आई हैं। उस लंबे जादूगर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपनी दाढ़ी में कंघी करने लग गया। इवान आगे बोला, ओ ताकतवर जादूगर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं वापस अपनी माँ रूस की नम जमीन पर कैसे पहुंच सकता हूँ? पर वह जादूगर फिर से अपनी कंघी साफ करने लग गया। उसकी कंघी से निकले बालों का बादल काफी तो खिड़की से बाहर उड़ गया, पर काफी फिर भी कमरे में भी उड़ता रहा। कई मिनटों बाद उसने फिर अपना गला साफ किया और अपनी उसी ऊंची आवाज में बोला, माँ, रूस की नम जमीन पर पहुंचने के लिए तुमको यहाँ से दाईं तरफ करीब 30 गहरी झील जाना चाहिए। वहां दूर जाकर तुमको एक झोपड़ी मिलेगी जो मुर्गे की टांगों पर खड़ी होगी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी जादूगरनी बाबा यागा रहती है। उस झोपड़ी में घुसने से पहले तुमको जादू के कुछ शब्द बोलने होंगे। इस बुढ़िया के पास एक गरुड़ चिड़ा है जो तुमको माँ रूस की नम जमीन तक ले जा सकता है। इवान ने पूछा, और वे जादू के शब्द क्या है? ऊपर से आवाज आई, वे तुम्हें पता चल जाएंगे। और उस जादूगर ने फिर से अपना गला साफ करना शुरू कर दिया। उसको अपना गला साफ करते करते फिर मिनटों लग गए और इवान बड़ी उत्सुकता से उन जादू के शब्दों को सुनने का इंतजार करता रहा। उसको जादूगर के ये शब्द सुनकर बड़ी नाउम्मीदी हुई। यहाँ बहुत ही खुशकी है। ये सुनकर तो इवान का अपना गला भी खुश्क होने लगा था। वह बोला, हाँ, यह तो है। और कुछ ताजा हवा लेने के लिए वह उस मीनार के बाहर निकल आया। उसकी समझ में यही नहीं आया कि जादूगर के उन जादू के शब्दों से उसका क्या मतलब था। शायद उसको कुछ गलती लग गई होगी, क्योंकि वह यह सब कैसे जान सकता था। फिर उसने सामने की तरफ देखा तो उसको सामने कुछ झीलें दिखाई दी। सो वह वहीं उनके आसपास चक्कर काटता रहा। उसको वहां उनके आसपास चक्कर काटते हुए और यह गिनते हुए कि वे वाकई में 30 झीलें थी, कई दिन बीत गए, क्योंकि दूर उसको कई और भी झीलें दिखाई दे रही थी। उसको यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसने उन झीलों को ठीक से गिन लिया था या नहीं। पर हाँ, उसको 30 झीलें गिनने के बाद जब 30वीं झील के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दे गई जो मुर्गे की टांगों पर खड़ी थी, तो उसको लगा कि उसने उन झीलों को ठीक ही गिना था। जब वह उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह झोपड़ी तो घूमे जा रही है और वह तो बहुत तेजी से घूम रही है। और वह केवल तेजी से घूम ही नहीं रही है, बल्कि बहुत जोर की ची ची की आवाज भी कर रही है। उस ची ची की आवाज से तो उसके कान ही फटे जा रहे थे। उसके घूमने की आवाज और इस ची की आवाज दोनों ने मिलकर तो उसका सिर बहुत भारी सा कर दिया। फिर पता नहीं कहां से उसके दिमाग में वे जादू के शब्द आ गए जिनको उसे उस झोपड़ी में घुसने से पहले बोलना था, और उसने उनको गाना शुरू कर दिया। ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपना दरवाजा मेरी तरफ करो और मुझे अंदर आने दो। अचानक घूमती हुई झोपड़ी रुक गई। उसकी आवाज भी धीरे धीरे कम होती गई और वह एक लंबी सी छीं की आवाज करके रुक गई। उसकी टांगें इतनी नीचे को झुक गई कि वह झोपड़ी जमीन से आकर लग गई। अब उसका दरवाजा इवान के सामने था। अचानक एक लंबी सी उसास के साथ उस झोपड़ी का दरवाजा खुला। इवान सोचने लगा, ये मैंने कैसे किया? पर फिर उस झोपड़ी में घुस गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि बाबा यागा अपनी पुराने ढंग की ईंटों की अंगीठी पर लेटी हुई है। वह खर्राटे मार रही थी। उसकी लंबी नाक छत को छू रही है। पर फिर एक पल में ही उसने अपनी लंबी नाक इवान की तरफ की और बोली, मुझे यहाँ किसी रूसी हड्डी की खुशबू आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इवान ने डर से कांपते हुए इधर उधर देखा कि वह यह किससे पूछ रही थी। फिर यह समझते हुए कि वह यह उसी से कह रही थी, वह हकलाते हुए बोला, लंबे जादूगर ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि मैं आपके गरुड़ पर सवार होकर अपनी माँ रूस की नम जमीन पर जा सकूं। बाबा यागा वहीं से चिल्लाए, ओ रूसी हड्डी, बाहर बागीचे में जाओ और वहां जाकर उस स्त्री को ढूंढो जो 7 दरवाजों की चौकीदार है। उससे चाबी लो और उन 7 दरवाजों को खोलो। जब तुम आखिरी दरवाजा खोलोगे तो वह गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाएगा। अगर तुम उससे डर नहीं गए तो तुम उसकी पीठ पर बैठकर उड़कर वहां जा सकते हो। और हाँ, मेरे उस पालतू चढ़े के लिए काफी सारा मांस ले जाना मत भूलना। इवान सोच रहा था, कौन सा बागीचा? कि किस बागीचे की बात कर रही है? क्योंकि वह जानता था कि उसके घर के बाहर तो कोई बागीचा था ही नहीं, वहां तो केवल जंगल था। पर यही सोचते सोचते जब वह बाहर निकला
तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वहां से सारी झीलें गायब हो चुकी थी और वहां अब एक बहुत सुंदर बागीचा था और वह उसमें खड़ा था। उस बागीचे के चारों तरफ एक बहुत पुरानी दीवार थी जिसमें 7 ठोस ओक की लकड़ी के दरवाजे लगे थे। एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली स्त्री उन 7 दरवाजों की चौकीदारी कर रही थी। हालांकि उसका तो यह सब देखकर ही दिल डूबने लगा, पर फिर उसने सोचा कि अगर मैंने बाबा यागा से बात कर ली और मुझे कुछ नहीं हुआ तो यह स्त्री उससे ज्यादा बुरी तो नहीं हो सकती। पर जब वह उसके कुछ फीट पास तक आ गया तो अचानक ही उसने एक बड़ी सी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में वहशीपना छा गया। ये देखकर इवान का तो जैसे खून ही जम गया। वह वहीं से चिल्लाया, बाबा, यागा ने मुझसे तुमसे चाबी लेने के लिए कहा है। ये सुनकर उस स्त्री ने अपने हाथ से तलवार छोड़ दी और उसका स्वागत किया। वह उसके यात्रा के लिए कुछ खाना पीना और कुछ और सामान लेकर आई। इवान ने बाबा यागा का कहा माना, सो वह निडर होकर गरुड़ की पीठ पर बैठ गया और उससे जितना भी मांस लिया जा सका उतना मांस उसके लिए उसने ले लिया। कुछ समय बाद इवान को भूख लगने लगी तो उसने सोचा कि मैं उस मांस में से थोड़ा सा मांस खा लेता हूँ। हमारे पास तो हम दोनों के लिए जितना मांस चाहिए उससे कहीं ज्यादा मांस है। सो उसने उसमें से थोड़ा सा मांस खा लिया। जब वे लोग कुछ देर तक उड़ चुके तो गरुड़ ने अपनी बटन जैसी पीली पीली आंखें इवान की तरफ घुमाई तो इवान ने उसको कांपते हाथों से मांस का एक टुकड़ा खिला दिया। गरुड़ ने भी उसे इवान के हाथों से छीनकर एक ही बार में खा लिया। उस उड़ान के दौरान ऐसा कई बार हुआ कि जब भी गरुड़ ने उसकी तरफ देखा तभी उसने उसको मांस खिलाया, पर हर बार उसे लगा कि वह गरुड़ तो अपनी तेज चोंच से उसका हाथ ही काट लेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जल्दी ही सारा मांस खत्म हो गया, पर रास्ता तो अभी बाकी था। गरुड़ ने फिर इवान की तरफ देखना शुरू किया। अब इवान को तो मालूम था कि उसके पास जितना मांस था वह सब खत्म हो गया था, सो वह उस पर चिल्लाया, घूम कर देखो, अब सारा मांस खत्म हो गया, तुम्हारे लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इस पर गरुड़ ने उसको अपनी तेज निगाहों से घूरा। इवान ने भी उसको घूरा, पर उसका तो एक एक जोड़ कांप रहा था। इवान को लगा कि यह गरुड़ तो पता नहीं कब तक उसको इस तरह से घूरता रहेगा, पर उसने देखा कि जल्दी ही उसने अपना मुंह फिरा लिया और इवान ने शांति की सांस ली। अचानक एक ची की आवाज के साथ, जिसे इवान का खून तो बस जम सा ही गया, गरुड़ ने एक बार फिर अपना सिर घुमाकर इवान की तरफ देखा और उसकी गर्दन से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। इवान ने देखा कि वे उस समय एक खोखली नली में से ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। इवान तो इस सब से इतना डर गया और उसे इतना धक्का लगा कि उसे अपनी गर्दन में से मांस निकाले जाने का जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसको यह लगने लगा कि यह गरुड़ तो उसको ही टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। सो उसने तय किया कि अब की बार अगर उसने उसकी तरफ देखा तो वह उसके ऊपर से कूद नीचे पड़ेगा। उसको सपने में लगा कि वे उस खोखली नली में से दूर, बहुत दूर किसी रोशनी की तरफ उड़े जा रहे हैं। उसने देखा कि जब वे उस नली के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो वह गरुड़ काले संगमरमर की चट्टान के पास उतर रहा था। इवान तुरंत ही उसकी पीठ से नीचे लुढ़क गया। वह नम घास पर लेट गया और सोचने लगा कि अब तो यह गरुड़ बस उसको खा ही जाएगा। पर यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसको खाने की बजाय वह उसके गले की मांस का टुकड़ा जो उसने खा लिया था वापस लाया और इवान से कहा कि वह उसको अपने घाव के ऊपर रख ले, इससे उसका घाव भर जाएगा। इसके बाद वह उस खोखली नली से होकर वहां से चला गया। इवान ने ऐसा ही किया। उसका घाव कुछ पलों में ही भर गया। सूरज की किरणों की गर्मी से इवान के शरीर में कुछ जान सी आई और उसने अपने अंदर ताकत महसूस की। जब वह वहां लेटा हुआ था तो सूरज की एक किरण उसकी एक अंगूठी पर पड़ी। तब उसे याद आया कि वह कहाँ था और अब कहाँ है। उसने झुककर माँ रूस की नम जमीन को चूमा और देखा कि उसकी खाल और उसके कपड़े सब कुछ सामान्य रंग के हो गए हैं। भगवान की प्रार्थना कहकर वह अपने घर को वापस चल दिया। घर आकर उसने देखा कि तीनों जारेवना उसके माता पिता के घर में उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह ऊपर की दुनिया में आ गई थी, इसीलिए उनके ऊपर पड़ा जादू भी टूट गया था। इवान के माता पिता को बता दिया गया था कि उसके बड़े भाइयों ने उसके साथ क्या किया था। उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। इवान ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसके भाइयों को माफ कर दे और उनको फिर से घर में बुला ले।
उसके माता पिता ने उसकी प्रार्थना पर उनको घर वापस बुला लिया। इवान ने सोने के राज्य वाली जारेवना से शादी कर ली और फिर उनके कई बच्चे हुए। दूसरी जारेवनाओं ने भी शादियां कर ली, पर इवान के भाइयों के साथ नहीं। इवान के भाई भी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। शायद तुमने ये कहानी सुनी होगी कि एक लड़की ने अपने जूते गंदे होने से बचाने के लिए डबल रोटी पर कदम रखा था। जो कुछ उसके साथ हुआ वही इस कहानी का मुख्य प्रसंग है। उस लड़की का नाम इंगर था। वह आर्थिक रूप से गरीब थी, लेकिन उसके अंदर एक घमंड और दुष्टता का अंश भी भरा हुआ था। कह सकते हैं कि उसका स्वभाव बुराई से भरा हुआ था। छोटी उम्र में उसे मक्खियों और तितलियों के पंख उखाड़ने का जुनून सवार था, ताकि वे तड़पती रहे लेकिन उड़ न सके। यदि वह किसी कीचड़ में किसी कीड़े को पकड़ लेती तो उसके शरीर में पिन चुभो देती और उसे कागज के एक टुकड़े पर रख देती, ताकि वह बेचारा कीड़ा उसे पकड़ने की कोशिश करे और अपनी पीड़ा से छटपटाता रहे। वह बड़े कौतूहल से देखती रहती कि कैसे वह कीड़ा उस कागज के सहारे अपने आप को पिन से छुड़ाने का असफल प्रयास करता। उसका यह खेल उसे असीम आनंद देता था। वह जोर जोर से हंसते हुए कहती, देखो, कीचड़ का कीड़ा पड़ रहा है, देखो, वह पन्ना उलट रहा है। समय के साथ उसकी आदतों में सुधार तो नहीं हुआ, बल्कि उसका घमंड और बढ़ता गया। इंगर सुंदर थी और यह उसकी किस्मत का एक विरोधाभास था, जिसने उसे और भी बुरा बना दिया। अन्यथा शायद दुनिया उसके साथ वैसा सौम्य व्यवहार न करती। इंगर की माँ उसके बारे में कहती थी, इसके सिर को सुधारने के लिए सख्त पानी चाहिए। जब यह छोटी थी तो उसने मेरे एप्रन पर पैर रखा और अब मुझे डर है कि यही मेरे दिल पर कदम रखेगी। आखिर उसने वही किया। उसे गांव के एक प्रतिष्ठित घर में नौकरानी के रूप में काम मिल गया। मालिक और मालकिन ने उसके साथ बड़े प्यार से व्यवहार किया, मानो वह उनकी अपनी बेटी हो। इंगर के पास अच्छे कपड़े थे और वह अपनी सुंदरता पर अभिमान करने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर और भी अधिक घमंड घर करने लगा। 1 साल बाद मालकिन ने उससे कहा, इंगर, तुम्हें अपने माता पिता से मिलने जाना चाहिए। इंगर इसीलिए गई ताकि वह अपने नए कपड़े और सौंदर्य का प्रदर्शन कर सके। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि तालाब के पास उसकी माँ बैठी थी। माँ जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाई थी और अब थोड़ा आराम कर रही थी। माँ को चिथड़ों में देखकर इंगर को शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी माँ उसके नए भव्य रूप के लिए उपयुक्त नहीं है। बिना किसी पश्चाताप के उसने गुस्से में पलटकर वापसी की राह पकड़ ली। 6 महीने और बीत गए। एक दिन मालकिन ने फिर कहा, इंगर, इस बार घर जाकर अपने बूढ़े माता पिता से मिलाओ। ये बड़ी डबल रोटी लेती जाओ। मुझे यकीन है वे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। इंगर ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और नए जूते पहने। वह अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाए हुए बड़े ध्यान से कदम रखती हुई चल रही थी, ताकि उसके कपड़े और जूते कहीं गंदे न हो जाएं। ये बात किसी को गलत नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जैसे ही रास्ता दलदली हुआ और पानी का तालाब नजर आया, उसने अपने जूते गीले न हो इसलिए पानी पर डबल रोटी रख दी। उसने रोटी पर पैर रखा और देखते ही देखते वह रोटी कीचड़ में धंस गई और इंगर उसके साथ ही गायब हो गई। सतह पर जहां पानी ठहरा हुआ था वहां कुछ बुलबुले उठते दिख रहे थे। कहानी तो ज्यादातर इसी तरह बताई जाती है, पर असल में इंगर का क्या हुआ? वह कहां चली गई? दरअसल वह दलदल की चुड़ैल के पास जा पहुंची थी, जो बौनों की बुआ कहलाती थी। लोग बौनों के बारे में तो खूब जानते हैं, उनके बारे में कविताएं और कहानियां तक लिखी गई है, पर दलदल की चुड़ैल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब दलदल पर कोहरा फैलता है तो लोग कहते हैं, देखो, दलदल की चुड़ैल अपनी शराब बना रही है। और यही वह शराब की भट्ठी थी जहां इंगर जा पहुंची। रहने की यह कोई अच्छी जगह नहीं थी। चुड़ैल की शराब की भट्ठी इतनी भयानक थी कि इसकी तुलना में गंदगी की कोई हौदी भी बेहतर लगती। वहां से इतनी बदबू आती थी कि उसका हल्का सा झोंका भी किसी को बेहोश कर सकता था। वहां कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था।
जो भी रास्ता होता उसमें फिसलते हुए सांप और मेंढक भरे पड़े होते। इंगर उस घिनौनी जगह में जा फंसी। ठंडे सांप और मेंढक जब उसके शरीर को छूते तो वह सिहर उठती, लेकिन यह सिहरन ज्यादा देर नहीं रही। धीरे धीरे उसका शरीर अकड़ता गया और आखिरकार वह जैसे एक बुत बन गई। उसके पांवों में अभी भी डबल रॉटी चिपकी हुई थी, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस समय दलदल की चुड़ैल अपने घर पर ही थी, क्योंकि शैतान की परदादी उस जगह के मुआयने के लिए आने वाली थी। यह एक बूढ़ी औरत थी, बदमिजाज और बहुत क्रूर। जब भी वह कहीं बाहर जाती, कुछ सिलाई का सामान जरूर साथ ले जाती। उस दिन वह झूठ को काटने का काम कर रही थी और बेकार के शब्दों को क्रोशिया कर रही थी। सिलाई, बुनाई और क्रोशिया का उसका काम खूब अच्छा था। उसने इंगर को देखा और फिर चश्मा लगाकर उसे और गौर से देखा। अरे, इस लड़की में तो कुछ विशेषता है, चुड़ैल ने कहा। इसे यहाँ लाने की याद के तौर पर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये मेरे परपोते के महल में प्रवेश द्वार के कमरे में एक बढ़िया सजावट बनेगी। फिर मक्खियां आ गईं। वे उसके चेहरे पर चढ़ गई। उसकी आंखों के सामने कभी आगे जा रही थी, कभी पीछे। उसने पलक झपकाई जिससे वे डर कर उड़ जाए, पर वे उड़ ही नहीं सकती थी क्योंकि उनके पंख उखड़े हुए थे। वह भी दर्द भरी बात होगी, पर भूख तो उससे भी बुरी थी। इंगर को लग रहा था जैसे उसके पेट ने अपने आप को खा लिया हो। उसके अंदर और भी ज्यादा खालीपन आता गया, भयानक खालीपन। अगर यह ज्यादा देर चला तो मैं सह नहीं पाऊंगी, उसने अपने आप से कहा। पर वह खालीपन रुका नहीं, बढ़ता गया और उसे वह सहना पड़ा। उसके सिर पर एक आंसू गिरा जो उसके चेहरे और छाती से होता हुआ डबल रोटी पर गिर गया। उसके बाद और बहुत से आंसू गिरे। इंगर के लिए कौन रो रहा था? धरती पर उसकी माँ थी, वही जो रो रही थी। जब कोई माँ अपने बुरे बच्चे की वजह से रोती है तो वे आंसू बच्चे तक पहुंच जाते हैं, पर उससे बच्चे को कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि उसका दर्द और परेशानी और बढ़ जाते हैं। ओह, ये भयानक भूख खत्म नहीं हो रही। काश वह जिस रोटी पर खड़ी थी उस तक पहुंच पाती। उसे लग रहा था कि उसके अंदर का सब कुछ खा लिया गया है। वह खोखले खोल की तरह रह गई है, जिसमें धरती पर उसके बारे में कही जाने वाली सारी बातें गूंज रही थी। उसे सब सुनाई दे रहा था, पर कुछ भी अच्छा नहीं था। उसके बारे में कही गई हर बात बड़ी सख्त और बुरी थी। उसकी माँ उसके लिए रो रही थी, पर साथ ही कह रही थी कि अहंकार का सिर नीचा होता है। इंगर, यही तुम्हारी बदकिस्मती है। तुमने अपनी बेचारी माँ को कितना दुख पहुंचाया है। धरती पर सब लोग यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके पाप के बारे में जानते थे कि कैसे उसने डबल रोटी पर पैर रखा और दलदल में गायब हो गई। एक गडरिये ने यह होते हुए देखा था और उसने सबको बता दिया था। तुमने मुझे बहुत दुखी किया है इंगर, माँ ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। पर मुझे ऐसा ही कुछ होने का डर था। इंगर सोच रही थी, काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती, कितना अच्छा होता। अब मेरी माँ के रोने से क्या होगा। उसने अपने मालिक मालकिन को, जो उसे माता पिता की तरह प्यार करते थे, बात करते सुना। वह एक बुरी लड़की थी। उसने भगवान की देन को तारीफ करने के बजाय उस पर पांव रखा। उसे आसानी से माफी नहीं मिलेगी। इंगर सोच रही थी, उनको मेरे साथ सख्ती करनी चाहिए थी, मेरे अंदर की बेवकूफियों को निकाल देना चाहिए था। उसने सुना कि उसके बारे में गाना बनाया गया था, बददिमाग लड़की जिसने सुंदर जूतों को सूखा रखने के लिए डबल रोटी पर पांव रखा। ये गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ, सब उसे गाते थे। इंगर सोचने लगी, बताइए, जरा सी गलती के लिए इतना सुनना और सहना पड़ रहा है। औरों को भी तो उनके पापों की सजा मिलनी चाहिए। तब बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें सजा देनी पड़ेगी। आह, मुझे कितना भुगतना पड़ रहा है। और उसकी आत्मा भी खोल जितनी या उससे भी ज्यादा सख्त हो गई। ऐसे लोगों के साथ क्या बेहतर हो सकता है, वह सोचती रही। पर मैं अच्छी नहीं बनना चाहती। देखो कैसे घर रहे हैं। और उसका मन सारे इंसानों के लिए नफरत से भर उठा। ऊपर वाले बातें बना रहे हैं। मैं कितना भुगत रही हूं। हर बार जब किसी छोटे बच्चे को उसकी कहानी सुनाई जाती थी, तब इंगर को भी वह सुनाई पड़ती थी। उसने अपने बारे में कभी एक अच्छा शब्द नहीं सुना। वैसे भी बच्चे बड़े निष्ठुर होते हैं। वे कहते थे वह बहुत बुरी थी, यहाँ तक कि वे खुश थे कि उसे सजा मिल रही थी।
पर एक दिन जब उसके अंदर गुस्से और भूख से सब खत्म हुआ जा रहा था, उसने सुना कि एक प्यारी भोली बच्ची को उसकी कहानी सुनाई जा रही थी। वह बच्ची जोर से रो पड़ी। वह बददिमाग, अच्छी चीजों से प्यार करने वाली इंगर के लिए रो रही थी। उसने पूछा, क्या वह फिर कभी धरती पर नहीं आएगी? जो बड़ा आदमी उसे कहानी सुना रहा था बोला, नहीं, वह फिर कभी धरती पर नहीं आएगी, पर वह माफी मांग ले और कहे कि वह फिर ऐसा नहीं करेगी। पर वह माफी नहीं मांगेगी, बड़े ने कहा। लड़की बोली, काश वह ऐसा कह दे। अगर वह फिर धरती पर आएगी तो मैं उसे अपनी गुड़िया का घर दे दूंगी। मुझे लगता है उस बेचारी इंगर को कितना बुरा लग रहा होगा। ये शब्द इंगर के दिल को छू गए और एक पल के लिए उसकी तकलीफ दूर हो गई, क्योंकि यह पहली बार थी कि किसी ने उसे बेचारी कहा था और उसकी गलतियों के बारे में कुछ नहीं जोड़ा था। एक छोटी भोली लड़की उसके लिए रोई थी और चाहती थी कि उसे बचा लिया जाए। उसे अजीब सा लगा। वह खुद भी रो सकती थी, पर रो नहीं पाई, और यह भी एक सजा थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, धरती पर उसके बारे में बातचीत कम होती गई। नीचे नरक में घुसने वाले कमरे में कुछ नहीं बदला, पर एक दिन उसने सुना कोई ठंडी सांस लेकर कह रहा था, इंगर, इंगर, तुमने मुझे कितना दुख दिया, पर मैं जानती थी तुम यही करोगी। वह उसकी मरती हुई माँ थी। कभी कभी उसके पुराने मालिक मालकिन उसका नाम लेते थे, पर वे उसके बारे में दयापूर्वक बात करते थे, खासकर उसकी मालकिन। पता नहीं मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगी या नहीं इंगर, किसे पता होता है कि कौन कहाँ जाएगा। पर इंगर को पक्का पता था कि उसकी दयालु मालकिन उसकी तरह नहीं भुगतेगी। समय बीतता गया, लंबे कड़वे साल बीतते गए। आखिर फिर एक बार इंगर ने अपना नाम सुना। उसे लगा कभी न खत्म होने वाले हॉल के अंधेरे में उसके ऊपर दो तेज सितारे चमक रहे हैं। वे वही दो दयालु आंखें थी जो धरती पर अब बंद होने वाली थी। कितने साल पहले जो छोटी बच्ची बेचारी इंगर के लिए रोई थी, अब बूढ़ी औरत थी जिसे भगवान ने अपने पास बुलाया था। उस आखिरी वक्त पर जब उसके दिमाग में लंबे जीवन की सारी बातें घूम रही थी, तब उसे यह भी याद आया कि जब वह छोटी बच्ची थी तो इंगर की कहानी सुनकर कितना रोई थी। मरने से पल भर पहले उस औरत को वह पहले हुई बात फिर से ऐसे याद आई कि वह जोर से बोल उठी, ओ भगवान, क्या मैंने इंगर की तरह आपके उपहारों पर पैर नहीं रखा और कभी यह समझा भी नहीं कि मैंने ऐसा किया है? क्या मैंने अपने अंदर अहंकार महसूस नहीं किया? पर मुझे तुमने कभी बेसहारा नहीं छोड़ा, अब भी मत छोड़ना बाता। जैसे ही बुढ़िया की आंखें बंद हुई, उसकी अंदर की आंखें खुल गई। जो अब तक उससे छिपा था वह अब दिखने लगा। मरते वक्त उसके ख्यालों में इंगर थी, इसलिए अब उसे इंगर का पूरा दुख दिखाई देने लगा। यह देखकर वह फिर से बचपन की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू और प्रार्थना शैतान के घर में घुसने वाले हॉल में खड़े इंगर के बुत के खोल में गूंजने लगे। इंगर की दुखी आत्मा ऊपर से बिना उम्मीद के आने वाले इस प्यार से गदगद हो उठी। भगवान की एक दिव्य दूत उसके लिए रो रही थी। उसकी परेशान आत्मा धरती पर बीते अपने जीवन और सारे कामों को याद करने लगी। वह कांप उठी और आंसू बहाने लगी जो इंगर ने कभी नहीं बहाए थे। लड़की अपनी गलती समझ गई और समझते ही जान गई, अब मैं कभी नहीं बच सकती। उसने अभी इतना सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग से सूरज की किरण से भी तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगी। सूर्य की किरण से बर्फ का आदमी या बच्चे के गर्म मुंह में पड़ी बर्फ जितनी जल्दी पिघलती है, उससे भी ज्यादा जल्दी इंगर का बुत पिघला और गायब हो गया। जहां वह खड़ा था वहां से एक चिड़िया ऊपर जमीन की तरफ उड़ गई। डर और शर्म से भरी वह चिड़िया एक गिरती हुई दीवार के छेद के अंधेरे में छिप गई। वह चिड़िया हर जीवित चीज से डर रही थी। वह चहचहा नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास आवाज नहीं थी। उसने बहुत देर तक अंधेरे में बैठने के बाद बाहर झांका और बाहर की खूबसूरती देखने लगी, क्योंकि दुनिया वाकई बहुत सुंदर है। रात का वक्त था, आकाश पर चंद्रमा तिर रहा था, हवा धीमी और ताजी थी, चिड़िया पेड़ों और झाड़ियों की खुशबू संघ रही थी। उसने अपनी परों वाली पोशाक को देखा और जाना कि वह कितनी सुंदर है। प्रकृति की हर चीज कितने प्यार से बनाई गई है। चिड़िया अपने विचारों को गीतों में बताना चाहती थी। वह बसंत में कोयल की आवाज खुशी खुशी से लेती, पर नहीं ले पाई। पर भगवान जो मौन केरे का भी अपनी प्रशंसा में गाया गया,
भजन सुन लेता है। उसने इसको भी सुना और समझा, ठीक वैसे ही जैसे उसने डेविड की कविता को शब्दों और लय में व्यक्त होने से पहले उसके दिल में होते हुए ही समझ लिया था। दिन और हफ्ते बीतते गए। चिड़िया में बिना आवाज के गीत बनते रहे। उन्हें चाहे शब्द या संगीत में अभिव्यक्ति नहीं मिली, पर वे कामों में व्यक्त होते रहे। पतझड़ के बाद सर्दियां आ गई। क्रिसमस का भोज पास आ रहा था। किसानों ने आंगन में एक ऊंचे बांस पर जई के पौधे का गुच्छा सा बांध दिया, ताकि ईसा के जन्मदिन के दिन आकाश में उड़ने वाली चिड़िया भूखी न रह जाए। क्रिसमस के दिन सुबह जब सूरज निकला तो वह जई के गुच्छे पर चमका और चहकती हुई चिड़िया उसके चारों तरफ उड़ने लगी। उस वक्त वह अकेली चिड़िया, जो अब तक डर के मारे किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी और अब तक दीवार के छेद में छिपी हुई थी, एक शब्द बोल पड़ी, पिप। उसके मन में एक विचार आया। वह अपनी छिपी हुई जगह से निकली और उड़ चली। उसकी कमजोर सी एक पिप एक पूरे खुशी के गाने की तरह थी। जमीन पर तो वह एक चिड़िया थी, पर स्वर्ग में वे जानते थे कि वह कौन सी चिड़िया थी। बहुत तेज सर्दी थी। झीलें बर्फ से ढक गई थी। जंगल के जानवरों और पक्षियों के लिए मुश्किल वक्त था। खाना मिल नहीं रहा था। बड़ी सड़क पर छोटी चिड़िया उड़ रही थी। सड़क पर जाती सवारियों के निशानों के बीच में उसे जई का एकाध दाना मिल जाता था। जहां यात्री आराम करते थे, वहां कभी कभी उसे डबल रोटी के टुकड़े या चूरा मिल जाता था। वह खुद बहुत कम खाती थी, पर बाकी भूखी चिड़ियों को बुलाती थी ताकि वे खा लें। शहर में वह उस आंगन को ढूंढती जहां किसी दयालु हाथ ने भूखी चिड़ियों के लिए रोटी या नाज के दाने फेंके हों। ऐसी जगह मिलने पर वह एकाध दाना खाकर बाकी उन्हें दे देती थी। सर्दियों भर में छोटी चिड़िया ने डबल रोटी के इतने टुकड़े इकट्ठा किए और बांटे, जिनका वजन इंगर की उस डबल रोटी जितना हो गया था, जिन पर उसने जूतों को गंदा होने से बचाने के लिए पांव रखा था। जैसे ही आखिरी छोटा टुकड़ा मिला और उसने दिया, वैसे ही छोटी चिड़िया के पंख बड़े होते गए और उसका रंग स्लेटी से सफेद हो गया। बच्चे बोले, देखो, झील के ऊपर समुद्री बत्तख उड़ रही है। वे उस सफेद चिड़िया के पीछे दौड़ने लगे, जो पानी की तरफ आती फिर वापस ऊपर आकाश में उड़ जाती थी। सूरज की धूप में उसके सफेद पंख चमक रहे थे। फिर वह चली गई। बच्चे बोले, वह सूरज के अंदर चली गई। चकमक डिबिया, डैनिश कहानी, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन 47। चकमक डिबिया, डैनिश स्टोरी इन हिंदी, हांस क्रिश्चियन एंडरसन। चकमक डिबिया, परिकथा। सड़क पर एक जवान सैनिक चला आ रहा था। दाया बाया, दाया बाया। उसकी पीठ पर एक बड़ा झोला था और कमर में तलवार लटक रही थी। वह युद्ध से लौट रहा था, थका हुआ पर अडिग। चलते चलते उसकी मुलाकात एक जादूगरनी से हो गई। वह एकदम कुरूप थी। उसका नीचे का होंठ लटक कर छाती तक आ रहा था। वह बोली, शाम की राम राम नौजवान सैनिक, तुम्हारी तलवार बड़ी शान की है और झोला तो खूब विशाल। तुम तो सच्चे फौजी लगते हो। मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दे सकती हूँ। सैनिक ने थोड़ा हैरान होते हुए जवाब दिया, शुक्रिया बुजुर्ग जादूगरनी। जादूगरनी ने पास खड़े एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देख रहे हो इस विशाल पेड़ को? इसका तना खोखला है। तुम इस पर चढ़कर उस छेद में घुस जाना, फिर फिसलते हुए नीचे उतरते जाना। मैं तुम्हारी कमर में रस्सी बांधकर ऊपर से पकड़े रहूंगी। जब बुलाओगे तो तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। सैनिक ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, नीचे जाकर करना क्या है? जादूगरनी हंसी और बोली, बस पैसा इकट्ठा करना। अब ध्यान से सुनो। जब तुम नीचे पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने एक बड़ा गलियारा आएगा जहां 100 दियों की रोशनी होगी। वहां 3 दरवाजे मिलेंगे जिन पर चाबियां लगी होंगी। आराम से खोल सकते हो। पहले कमरे में घुसते ही तुम्हें एक अलमारी पर बैठा कुत्ता मिलेगा जिसकी आंखें प्याले जितनी बड़ी होंगी। घबराना नहीं, मैं तुम्हें अपना नीला चारखाने वाला कपड़ा दे दूंगी। उसे जमीन पर बिछाकर कुत्ते को उस पर बिठा देना। फिर वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अलमारी में तांबे के सिक्के भरे होंगे, जितने चाहो ले लेना। अगर चांदी चाहिए तो अगले कमरे में जाना। वहां दूसरा कुत्ता मिलेगा जिसकी आंखें चक्की के पाट जितनी बड़ी होंगी। डरना मत, उसे भी कपड़े पर बिठाकर जितना चाहो चांदी ले लेना। और अगर सोना चाहिए तो तीसरे कमरे में जाना। वहां का कुत्ता तो और भी भयानक दिखेगा। उसकी आंखें जैसे शहर के मीनार जितनी बड़ी होंगी। मगर चिंता मत करना,
उसे भी कपड़े पर बिठाकर जितना चाहो सोना ले लेना। सैनिक ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, यह तो बड़ा शानदार है। लेकिन बुजुर्ग जादूगरनी, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे यकीन है तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। बूढ़ी जादूगरनी ने धीरे से कहा, मुझे तो बस वह चकमक डिबिया चाहिए जो वहां मेरी दादी पिछली बार भूल गई थी, और कुछ नहीं। सैनिक ने कहा, चलो मैं तैयार हूं, कमर में रस्सी बांधो। जादूगरनी ने रस्सी बांधते हुए अपना चारखाने वाला कपड़ा देते हुए कहा, ये ले, इसे संभालना। दो। सैनिक ने पेड़ पर चढ़कर छेद से नीचे फिसलना शुरू किया और गलियारे में जा पहुंचा, जहां रोशनी के लिए 100 से भी ज्यादा दिए जल रहे थे। उसने पहला दरवाजा खोला और सामने एक कुत्ता नजर आया, जिसकी आंखें चाय के प्याले जैसी बड़ी थी और वह उसे घूर रहा था। सैनिक ने बिना घबराए कुत्ते को जादूगरनी के कपड़े पर बैठाया और कहा, तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो। फिर उसने आराम से तांबे के सिक्के अपनी जेब में भर लिए और तिजोरी बंद कर दी। कुत्ते को उसकी जगह पर वापस बैठा दिया। फिर वह दूसरे कमरे में गया। यहाँ उसे एक और बड़ा कुत्ता दिखा, जिसकी आंखें चक्की के पार्ट जितनी विशाल थी। सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, ऐसे घूरते मत रहो, तुम्हारी नजरें कमजोर हो जाएंगी। उसने कुत्ते को कपड़े पर बिठाया और तिजोरी खोली। इस बार उसमें चांदी के सिक्के भरे थे। उसने झोले और जेबों में से तांबे के सिक्के निकालकर चांदी के सिक्कों से भर लिया। अब वह तीसरे कमरे की ओर बढ़ा। वहां का कुत्ता इतना विशाल था कि उसकी गोल गोल तोवर जितनी बड़ी आंखें देखकर कोई भी कांप जाए। वह कुत्ता घूरता हुआ उसे देख रहा था। सैनिक ने शांति से उसे प्रणाम किया और टोपी उतार कर बोला, शुभ संध्या महाशय कुत्ता। फिर कुछ पल उसे देखता रहा। अंततः उसने कुत्ते को उठाया और जादूगरनी के कपड़े पर बैठा दिया। उसने तिजोरी खोली और अंदर का नजारा देखकर चौंक उठा। वह खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मैं पूरा शहर खरीद सकता हूँ। सैनिक ने जल्दी जल्दी झोला, जेबें, जूते और टोपी तक सोने से भर लिए। इसके बाद उसने कुत्ते को वापस उसकी जगह बिठाया, दरवाजा बंद किया और खोखले पेड़ से ऊपर की ओर आवाज लगाई, बूढ़ी जादूगरनी, मुझे ऊपर खींचो। जादूगरनी ने ऊपर से पूछा, चकमक डिबिया भी उठा ली? सैनिक ने ईमानदारी से कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था। वह वापस गया, डिबिया उठाई और जादूगरनी ने उसे ऊपर खींच लिया। वह सड़क पर वापस आ चुका था, पर अब उसकी जेबें, झोला, टोपी और जूते सब सोने से भरे थे। अब उसके मन में विचार बदलने लगे। उसने जादूगरनी से कहा, तुम्हें इस चकमक डिबिया से क्या काम है? जा आशी। जादूगरनी ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो सोना मिल गया, अब मेरी डिबिया वापस करो। सैनिक ने कहा, मुझे फौरन बताओ कि तुम उससे क्या करोगी, नहीं तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। जादूगरनी ने सख्ती से कहा, नहीं बताऊंगी। पर उससे गलती हो गई, क्योंकि सैनिक ने सचमुच उसका सिर काट दिया और वह मर गई। सैनिक ने उसके कपड़े में सारा सोना बांधा और कंधे पर लाद लिया। फिर डिबिया जेब में रखी और शहर की तरफ चल दिया। शहर अच्छा था। सैनिक सबसे बढ़िया सराय में गया। वहां उसने सबसे बढ़िया कमरा मांगा, फिर अपनी पसंद का बढ़िया खाना खाया, क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा था कि वह अमीर कहा जा सकता था। उसके जूतों पर पॉलिश करने वाले नौकर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने पैसे वाले आदमी के ऐसे घिसे हुए जूते हैं, पर सैनिक को अभी खरीदारी करने का वक्त ही नहीं था। अगले दिन उसने अपने पैसों के हिसाब से अपने लिए कपड़े और जूते खरीदे। अब वह एक बड़ा आदमी बन गया। लोग उसे अपने शहर और राजा तथा उसकी सुंदर बेटी के बारे में बताने को बेचैन थे। सैनिक ने कहा, मैं उसे देखना चाहूंगा। शहर वालों ने बताया, उसे कोई नहीं देख सकता। वह एक तांबे के किले में रहती है, जिसके चारों तरफ दीवारें, बुर्ज और खाई है। राजा किसी को वहां नहीं जाने देता, क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई है कि वह एक मामूली सैनिक से शादी करेगी, और राजा यह नहीं चाहता। सैनिक सोच रहा था कि काश मैं उसे देख पाता, पर यह सोचा भी नहीं जा सकता था। वह हंसी खुशी रह रहा था, थिएटर देखने जाता था। उसने एक गाड़ी खरीद ली थी ताकि राजा के बगीचे में चक्कर लगा सके। वह गरीबों को खूब पैसे बांटता था, क्योंकि उसे याद था कि जेब में पैसे ना हो तो कैसा लगता है। वह पैसे वाला था, अच्छे कपड़े पहनता था और इसलिए उसके बहुत से दोस्त थे।
वे सब कहते थे कि वह सच्चा सिपाही है और बहुत दयालु है। उसे अपनी तारीफ सुननी बहुत अच्छी लगती थी, पर क्योंकि वह रोज खर्च करता था और मिलते नहीं थे, तो जल्दी ही उसके पास सिर्फ 2 तांबे के सिक्के बचे। उसे नीचे के सुंदर कमरे से ऊपर दुछत्ती के छोटे से कमरे में जाना पड़ा। अब वह खुद अपने जूते पॉलिश करता था और बड़ी सुई से उनकी मरम्मत करता था। उसका कोई दोस्त उससे मिलने नहीं आता था। वे कहते थे कि उसके पास पहुंचने के लिए बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। एक शाम को बहुत अंधेरा था, वह एक मोमबत्ती भी नहीं खरीद सकता था। अचानक उसे चकमक डिबिया याद आई, जिसमें एक छोटी मोमबत्ती पड़ी थी। उसने डिबिया में से मोमबत्ती निकाली, फिर चकमक को रगड़ा। उसमें से एक चमक निकली और दरवाजे से चाय के प्याले जैसी बड़ी आंखों वाला कुत्ता आ गया। कुत्ते ने पूछा, मेरे मालिक, आपका क्या हुक्म है? सैनिक बोला, यह क्या? यह चकमक डिबिया तो बड़ी मजेदार है। क्या मैं जो चाहूं वह मिल सकता है? कुछ रुपए लाओ। उसने हुक्म दिया। धन्यवाद। कहने में जितना वक्त लगता है, उससे भी कम वक्त में कुत्ता मुंह में एक बड़ा बोरा लेकर आ गया। उसमें तांबे के सिक्के भरे थे। अब सैनिक समझा कि जादूगरनी इस डिबिया को इतना कीमती क्यों समझ रही थी। एक बार जलाने पर तांबे के सिक्कों की तिजोरी पर बैठने वाला कुत्ता आया, 2 बार रगड़ने पर चांदी के सिक्कों की रखवाली वाला कुत्ता आया और 3 बार रगड़ने पर सोने के सिक्कों वाला कुत्ता। सैनिक फिर नीचे वाले कमरे में चला गया, बढ़िया कपड़े पहनने लगा। दोस्त आने लगे। पहले की तरह वे फिर उसे याद करने लगे। एक बार दोस्तों के चले जाने के बाद जब वह अकेला बैठा था, तो सोचने लगा, कितने दुख की बात है कि कोई उस सुंदर राजकुमारी को नहीं देख सकता। अगर कोई देख ही न सके तो उस खूबसूरती का क्या फायदा? क्या उसे हमेशा ऊंची दीवारों और तांबे के किले के भुओं में छिपे रहना होगा? क्या मैं कभी उसे नहीं देख पाऊंगा? मेरी चकमक डिबिया कहाँ है? उसने उसे रगड़ा। चाय के प्यालों जैसी आंखों वाला कुत्ता आया। सैनिक बोला, मैं जानता हूं कि बहुत देर हो गई है, पर चाहे 1 मिनट के लिए ही सही, मैं उस सुंदर राजकुमारी को देखना चाहता हूं। कुत्ता चला गया और उसी क्षण सोती राजकुमारी को पीठ पर डालकर ले आया। वह बहुत सुंदर थी। कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि वह असली राजकुमारी है। सैनिक सच्चा सैनिक होने के कारण उसे चूमे बिना नहीं रह सका। कुत्ता राजकुमारी को वापस उसके तांबे के किले में छोड़ आया। सुबह माता पिता के साथ चाय पीते वक्त राजकुमारी ने उन्हें बताया कि उसने उस रात बड़ा अजीब सपना देखा। एक बड़ा कुत्ता आकर उसे एक सैनिक के पास ले गया, जिसने उसे चूम लिया। रानी बोली, अच्छी कहानी है, पर वह सचमुच यह नहीं मानती थी। अगली रात उसने सोती हुई राजकुमारी की निगरानी के लिए एक बूढ़ी औरत को भेजा, ताकि यह पता चल सके कि वह सपना ही है, कोई बुरी बात नहीं। सैनिक राजकुमारी को देखने के लिए इतना बेचैन था कि सह नहीं पा रहा था। उसने रात को फिर कुत्ते को उसे लाने के लिए भेजा। कुत्ता जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, पर वह बुढ़िया भी जूते पहने हुए थी। वह पूरा रास्ता पीछे भागती रही। जब उसने कुत्ते को घर में घुसते देखा तो दरवाजे पर चौक से एक निशान बना दिया। उसने सोचा, अब सुबह घर ढूंढना आसान होगा, और घर जाकर सो गई। कुत्ता जब राजकुमारी को किले में पहुंचाकर लौटा तो उसने देखा कि उसके मालिक के दरवाजे पर चौक का निशान है। उसने पूरे शहर के मकानों पर वैसा ही निशान बना दिया। इस होशियारी की वजह से बुढ़िया को सही दरवाजे का पता ही नहीं चल सका, क्योंकि अगले दिन सुबह राजा, रानी व बुढ़िया और राजा के अफसर शहर का वह घर ढूंढने निकले जहां राजकुमारी गई थी। पहला दरवाजा देखते ही राजा बोला, यह रहा। रानी ने दूसरा दरवाजा देखकर कहा, नहीं प्रिय, ये है, क्योंकि उसने निशान दूसरे दरवाजे पर देखा था। ये है, वह है। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, क्योंकि जहां भी कोई देख रहा था दरवाजों पर वही एक निशान था। आखिर सब हार गए। रानी केवल सोने की गाड़ी में सवारी ही नहीं करती थी, वह बहुत चतुर भी थी। उसने सोने की कैंची निकाली, एक बड़ा सा रेशमी कपड़े का टुकड़ा काटा, उससे एक सुंदर थैला बनाया। उस थैले को कोटू के दानों से भरा और राजकुमारी की कमर से बांध दिया। उस थैले में रानी ने सिर्फ इतना बड़ा छेद किया कि एक बार में कोटू का एक ही दाना गिरे, जिससे पता चल जाए कि कुत्ता राजकुमारी को कहां ले गया था। रात में फिर कुत्ता गया ताकि राजकुमारी को पीठ पर उठाकर सैनिक के पास ले जा सके। अब सैनिक उसे इतना प्यार करने लगा था
कि उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वह राजकुमार बनकर उससे शादी कर ले। कुत्ते ने ध्यान नहीं दिया और न ही उसे पता चला कि कोटू के दाने तांबे के किले से लेकर सैनिक के कमरे तक एक लकीर छोड़ आए थे। सुबह राजा रानी को बिना परेशानी के पता चल गया कि राजकुमारी कहाँ गई थी। उन्होंने सैनिक को जेल में डाल दिया। बेचारा सैनिक अंधेरी कोठरी में अकेला बैठा था। उसे सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि सभी कह रहे थे, कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। ये कोई हंसी की बात नहीं थी। काश उसके पास चकमक डिबिया होती, पर वह तो उसे कमरे में भूल आया था। जब सूरज चढ़ा तो उसे खिड़की की सलाखों के बाहर लोग दिखे जो जल्दी जल्दी शहर के बड़े फाटक की तरफ जा रहे थे। फांसी शहर की दीवारों के बाहर ही दी जानी थी। सैनिक को ड्रमों और सैनिकों के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब भागे जा रहे थे। तभी उसे जूते बनाने वाले का एक चेला दिखाई दिया। वह अपना चमड़े का एप्रन और स्लीपर पहने हुए थे। वह अपनी टाने इतनी ऊंची उठा रहा था जैसे कूद रहा हो। तभी उसका एक स्लीपर उछलकर सैनिक की खिड़की के पास आ गिरा। जैसे ही वह उसे लेने आया, सैनिक चिल्लाया, ए सुनो, 1 मिनट रुककर बात सुनो। जब तक मैं नहीं पहुंचता तब तक वहां कुछ नहीं होगा। अगर तुम सराय तक जाकर मेरी चकमक डिबिया जो मैं वहीं भूल आया ला दोगे तो मैं तुम्हें 4 तांबे के सिक्के दूंगा। पर इसके लिए तुम्हें टांगों को इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उस लड़के के पास एक सिक्का भी नहीं था। 4 मिलने की उम्मीद में वह भागा और सैनिक को वह डिबिया लाकर दे दी। और अब सुनो कि इसके बाद क्या हुआ। शहर के फाटक के बाहर एक फांसी का फंदा तैयार किया गया था। वहां राजा के सिपाही और सैकड़ों दूसरे लोग खड़े हुए थे। राजा और रानी अपने सुंदर सिंहासन पर बैठे थे। जज और राजा के मंत्री उनके सामने बैठे थे। सैनिक मंच पर खड़ा था, पर जब फंदा उसके गले में डाला जाने लगा तब वह बोला कि कानून के मुताबिक मरने वाले की एक इच्छा पूरी की जाती है। उसकी इच्छा सिर्फ तंबाकू का एक पाइप पीने की है। राजा मना नहीं कर पाया। सैनिक ने अपनी चकमक डिबिया निकाली, उसे रगड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फौरन 3 कुत्ते उसके सामने आ गए। एक जिसकी आंखें चाय के प्याले जितनी थी, दूसरा जिसकी आंखें चक्की के पाट जैसी थी, और तीसरा जिसकी आंखें शहर के बड़े गोल टॉवर जितनी बड़ी थी। सैनिक चिल्लाया, मेरी मदद करो, मैं फांसी पर चढ़ना नहीं चाहता। कुत्ते जज और मंत्रियों की तरफ दौड़े। उन्होंने एक की टांग पकड़ी, दूसरे की नाक, फिर उन्हें हवा में इतना ऊपर उछाला कि वापस जमीन पर गिरने से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा चीखा, मुझे नहीं। पर सबसे बड़े कुत्ते ने राजा और रानी दोनों को उतना ही ऊंचा उछाला जितना औरों को उछाला था। राजा के रक्षक डर गए। लोग चिल्लाने लगे, सैनिक, तुम हमारे राजा बन जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सैनिक राजा की सोने की गाड़ी में सवार हुआ। तीनों कुत्ते आगे आगे नाचते हुए भौंक रहे थे। हुर्रे! छोटे बच्चे सीटी बजा रहे थे। राजा के रक्षक उसको सम्मान दे रहे थे। राजकुमारी को किले से लाया गया। उसे शादी करके रानी बनना बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते तक शादी की दावत चलती रही। तीनों कुत्ते मेज पर बैठकर लोगों को आंखें दिखाते रहे।